शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। साथियों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के आगामी सीबीटी एग्ज़ाम को देखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व, के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीपीसीएल टीजी2, बोरिंग टेक्नीशियन, बिहार पीसीएल, एमपीपीसीएल, इसरो, डीएमआरसी, बार्क, आईओसीएल, सेल, गेल, भेल, एयर इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लाइनमैन इत्यादि में रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा लाई गई हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हल करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, छड़ चुंबक निम्न में से किस आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का पहला नंबर क्वेश्चन कि छड़ चुंबक निम्न में से किस आकार का होता है। ऑप्शन ए दिया है बेलनाकार, ऑप्शन बी दिया है आयताकार, ऑप्शन सी दिया है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो चलिए कॉपी और कलम एक साथ लेकर के बैठें और 1 से 60 तक की नंबरिंग कर लीजिए। इस वीडियो में आपको मैग्नेट चैप्टर से 60 क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी सिलेक्टेड हैं। तो 1 से 60 तक गिनती लिख लीजिए और उनके आगे पहला नंबर, जैसे जैसे हम पेपर हल कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी आंसर देंगे और लास्ट में अपना आंसर को चेक करेंगे कि आप कितने आंसर सही और कितने आंसर गलत दिए हैं। ठीक, तो इससे आपकी तैयारी को परखने का एक तरीका है ये, जिससे आपका अनुमान लग सकता है कि आपकी तैयारी अभी कितनी अच्छी हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है, जो कि आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए हल करिए। पहला नंबर क्वेश्चन बताइए कि छड़ चुंबक किस आकार का होता है। बेलनाकार होता है, आयताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर दीजिए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, छड़ चुंबक कैसा होता है, आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार। ऑप्शन बी सही है, छड़ चुंबक आयताकार होता है। ठीक, चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट सही दिए होंगे। जो लोग नहीं सही दिए होंगे उन लोगों को घबराना नहीं है, आगे भी क्वेश्चन हल करते जाना है, उनको रिवाइज करना है। उनको बस एक ही है काम, जिन लोगों का आंसर गलत हो रहा है उनका बस एक ही काम है कि इसको क्या करें, रिवाइज करें। 1 बार 2 बार 3 बार हल करेंगे, अपने आप सही होने लगेगा। तो आपको याद हो गया होगा कि छड़ चुंबक की आकृति कैसी होती है, तो आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है वेबर, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन प्रति वेबर, ऑप्शन सी मतलब 3 दिया है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी यानी 4 दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो रिलक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है। जिस प्रकार रिलक्टेंस उसी प्रकार क्या होता है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है और मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। ठीक ना, तो रिलक्टेंस का मात्रक क्या होगा वहीं बताइए आप।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा रिलक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। दूसरे का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। रिलक्टेंस का मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी रसगुल्ला क्वेश्चन, जो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चुंबक 2 प्रकार के होते हैं अर्थात ए। तीसरे का क्या हो जाएगा? ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। ठीक, चुंबक 2 प्रकार के कौन कौन? कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। कौन कौन? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक, आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। ठीक ना? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? 4 नंबर का आंसर दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या होता है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चौथे का क्या हो जाएगा? सी। चौथे का क्या हो जाएगा? सी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, गैंग संधारित्र में स्थिर भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, गैंग संधारित्र में जो स्थिर भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है स्टेटर, ऑप्शन बी है ट्रिमर, ऑप्शन सी रोटर, ऑप्शन डी पैडर। तो गैंग संधारित्र में स्थिर भाग को क्या कहते हैं? स्थिर भाग को स्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। स्टेटर यानी गैंग संधारित्र में जो भाग स्थिर होता है उसे स्टेटर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए कौन सी युक्ति या उपाय प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए कार्क का स्क्रू नियम, ऑप्शन बी एंड रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी हेलिक्स नियम। तो छठे नंबर का आंसर आपको देना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? छठवें का सी। क्या हो जाएगा? छठवें का सी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयुक्त किया जाता है। तो छठे का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सिरेमिक संधारित्र की वोल्टेज सहन क्षमता कितनी होती है? 7वें नंबर का आंसर दीजिए कि सिरेमिक संधारित्र की वोल्टेज सहन क्षमता कितनी होती है? 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर का आंसर दीजिए सिरेमिक संधारित्र की वोल्टेज सहन क्षमता कितनी होती है? तो 7वें का भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1000 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक तापमान के प्रभाव को
सहन करने की क्षमता किस संधारित्र में होती है? 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अधिक तापमान के प्रभाव को सहन करने की क्षमता किस संधारित्र में होती है? ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी सिरेमिक, ऑप्शन सी प्लास्टिक फिल्म, ऑप्शन डी एयर। तो 8वें नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कि अधिक तापमान के प्रभाव को सहन करने की क्षमता किस संधारित्र में होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वें का क्या? 8वें का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 8वें का ए माइका। अधिक तापमान के प्रभाव को सहन करने की क्षमता माइका संधारित्र में होती है। किसमें होती है? माइका संधारित्र में होती है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है? 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वेरिएबल कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार का, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। यानी वेरिएबल कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है? 9 नंबर। तो वेरिएबल कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वेरिएबल कैपेसिटर 3 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्न में से किस संधारित्र को बनाते समय अभ्रक की परतों को रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता? तो 10 नंबर का आंसर दीजिए कि निम्न में से किस संधारित्र को बनाते समय अभ्रक की परतों को रोधक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए पैडर संधारित्र, ऑप्शन बी सिरेमिक संधारित्र, ऑप्शन सी माइका संधारित्र, ऑप्शन डी ट्रिमर संधारित्र। तो 10वें का आंसर हो जाएगा, 10वें का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। यानी पैडर संधारित्र को बनाते समय अभ्रक की परतों को रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है पैडर संधारित्र में। किसमें? पैडर संधारित्र में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के संधारित्र में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण होते हैं? निम्न में से किस प्रकार के संधारित्र में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण होते हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार के संधारित्र में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण होते हैं? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा एयर संधारित्र में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। 11 का कौन सा होगा? ग्यारह का आंसर दीजिए। 11 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 11 का सी। निम्न में से किस संधारित्र में स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के गुण होते हैं? तो एयर संधारित्र। कौन सा संधारित्र? एयर संधारित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है? एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है? 12 नंबर। ऑप्शन ए पारगम्यता, ऑप्शन बी फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन ए पारगम्यता, ऑप्शन बी फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन सी रिलक्टेंस, ऑप्शन डी एमएमएफ।
तो 12 नंबर का आंसर दीजिए। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? तो एम्पियर टर्न एफ की इकाई है। किसकी इकाई है? एफ की इकाई है, यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। कौन सा हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी। 12 क्या हो जाएगा? डी आंसर सही है। चलिए दोस्तों, एकदम छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एकदम पीछे नहीं हटना है, एकदम जोरों शोर से कमेंट करते रहना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। तो एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? एफ की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर किसकी इकाई है? 13 नंबर क्वेश्चन, वेबर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए चुंबकीय वाहक बल, ऑप्शन बी अस्थायित्व, ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन डी दिया है फ्लक्स घनत्व। तो 13 नंबर का आंसर दीजिए। 13 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि वेबर किसकी इकाई है। तो वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। किसकी इकाई है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी सही है। वेबर चुंबकीय वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। 13 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? ऑप्शन ए 300 से 500 तक, ऑप्शन बी 260 से 500 तक, ऑप्शन सी 300 से 500 तक। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, 200 से 1000 तक। कितनी होती है? 200 से 1000 तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 15 का आंसर? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक मटेरियल को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है अचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी दिया है लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो चलिए आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 16 नंबर का आंसर कौन सही है। 16 नंबर का आंसर कौन सही है उसको बताइए आप कमेंट में, कमेंट करें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को और किस नाम से जाना जाता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल को अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। किससे? अचुंबकीय पदार्थ। डायमैग्नेटिक मटेरियल को अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का भी आंसर हो जाएगा ए। 16 का भी आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जा सकता है? निम्न में से किस विधि द्वारा किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए स्पर्श विधि, ऑप्शन बी
प्रेरण विधि, ऑप्शन सी विभाजित स्पर्श विधि, ऑप्शन डी एकल स्पर्श विधि। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा आंसर सही है। 17 नंबर का आंसर बताएं कि निम्न में से किस विधि द्वारा किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जा सकता है। तो चलिए 17 नंबर का आंसर दीजिए कि निम्न में से किस विधि द्वारा किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है स्पर्श विधि, ऑप्शन बी है प्रेरण विधि, ऑप्शन सी है विभाजित स्पर्श विधि, ऑप्शन डी है एकल स्पर्श विधि। तो 17 नंबर का आंसर चलिए नोट करिए। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, प्रेरण विधि द्वारा किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जा सकता है। न इंडक्शन मेथड के द्वारा किसी भी आकृति का चुंबक बनाया जा सकता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा बी। बी नोट कर लीजिए, 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किस नाम से जाना जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लौ चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी मैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन डी अचुंबकीय पदार्थ। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किस नाम से जाना जाता है? तो 18 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कौन सा? अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम से, यानी 18 का क्या हो गया? बी सही हो गया। 18 का बी, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कहा जाता है। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा? 18 का भी हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विधि द्वारा बना विद्युत चुंबक प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस विधि द्वारा बना विद्युत चुंबक प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा विधि, ऑप्शन बी द्विस्पर्श विधि, ऑप्शन सी प्रेरण विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग। पढ़िए क्वेश्चन को, बड़ी ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर दीजिए आप लोग कि किस विधि द्वारा विद्युत चुंबक प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा विद्युत धारा विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विद्युत धारा विधि द्वारा बना विद्युत चुंबक प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 का ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, गोलाकार आकृति में तार की एक चक्कर को निम्न में से क्या कहा जाता है? गोलाकार आकृति में तार की एक चक्कर को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लूप, ऑप्शन बी हेलिक्स, ऑप्शन सी टोराइड, ऑप्शन डी ससेप्टिबिलिटी। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा लूप। क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। गोलाकार आकृति में तार की एक चक्कर को लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूप। यानी 20 नंबर का आंसर ए सही है। गोलाकार आकृति में तार की एक चक्कर को लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डीमैग्नेटाइजेशन बल या विचुंबकन बल को क्या कहा जाता है? निम्न में से डीमैग्नेटाइजेशन बल या विचुंबकन बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लूप, ऑप्शन बी निग्रह बल, ऑप्शन सी परमियंस, ऑप्शन डी चुंबकीय प्रेरण। तो चलिए दीजिए आंसर, कमेंट बॉक्स को चलाते रहें कि क्या होगा कि निम्न में से डीमैग्नेटाइजेशन बल या विचुंबकन बल को क्या कहा जाता है।
तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा निग्रह बल। क्या हो जाएगा? निग्रह बल को विचुंबकन बल भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 का बी। डीमैग्नेटाइजेशन बल या विचुंबकन बल को निग्रह बल भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। जिस बिंदु पर भी चुंबक की चुंबकीय शक्ति को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सके उस बिंदु को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन। ऑप्शन ए ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन ए दिया है ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन बी दिया है चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षरण, ऑप्शन डी मैग्नेटिक सेचुरेशन। तो 22 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? जिस बिंदु पर चुंबक की चुंबकीय शक्ति को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सके उस बिंदु को क्या कहता है? मैग्नेटिक सेचुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक सेचुरेशन। 22 का डी, 22 का डी मैग्नेटिक सेचुरेशन कहा जाता है। कौन सा पॉइंट होता है वो? जिस बिंदु पर चुंबक की चुंबकीय शक्ति को और अधिक नहीं बढ़ाया जा सके उस बिंदु को मैग्नेटिक सेचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से गोल आकृति की तारों को निम्न में से गोल आकृति की तारों को समूह में लगाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 23 नंबर का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए दिया है टोराइड, ऑप्शन बी दिया है हेलिक्स, ऑप्शन सी दिया है सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आंसर दीजिए। 23 नंबर का आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गोल आकृति की तारों को समूह में लगाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समूह में लगाए जाने की प्रक्रिया को हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, हेलिक्स कहा जाता है। हेलिक्स गोल आकृति की तारों की समूह में लगाए जाने की प्रक्रिया को हेलिक्स कहा जाता है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। इंसुलेटेड सुपर इनेमल तार से बने कॉइल को पुनः कॉइल की तरह मोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन बताइए कि इंसुलेटेड सुपर इनेमल तार से बने कॉइल को पुनः कॉइल की तरह मोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टोराइड, ऑप्शन बी चुंबकशीलता, ऑप्शन सी चुंबकीय परिपथ, ऑप्शन डी विद्युत परिपथ। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या होगा आंसर 24 का। इंसुलेटेड सुपर इनेमल तार से बने कॉइल को पुनः कॉइल की तरह मोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है टोराइड। क्या कहा जाता है? टोराइड। ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए सही है कि इंसुलेटेड सुपर इनेमल तार से बने कॉइल को पुनः कॉइल की तरह मोड़ा जाए तो उसे टोराइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निम्न में से विद्युत उपकरणों में परिपथों को अतिभार से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? तो आंसर दीजिए। आपके सामने 4 आंसर हैं। 4 आंसर में एक सही है और 3 गलत हैं, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर दिला करके जाएगा। सही आंसर ढूंढ देंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं तो गलत आंसर चुनेंगे 1 नंबर आपका खत्म। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्या? 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रिले। रिले विद्युत उपकरणों में परिपथों को अतिभार से यानी ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। विद्युत उपकरणों में परिपथों को अतिभार से सुरक्षा प्रदान करता है रिले। कौन करता है? रिले करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पदार्थ का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन ए लोहा,
ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी निकिल। तो 26 नंबर का आंसर दीजिए। 26 नंबर क्या होगा? निम्न में से कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पदार्थ का उदाहरण है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक, एल्युमिनियम पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर। एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन बी चुंबक की प्रेरक बल, ऑप्शन सी चुंबकीय शक्ति, ऑप्शन डी चुंबकीय ध्रुव। तो 27 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि एम्पियर टर्न किसकी इकाई है। एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? आंसर दीजिए आप लोग। तो एम्पियर टर्न चुंबक की प्रेरक बल की इकाई होती है, यानी चुंबक की प्रेरक बल की इकाई होती है, यानी एमएमएफ की इकाई होती है एम्पियर टर्न। ठीक, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। कौन सा पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है? कौन सा पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो चलिए आंसर दीजिए 28 नंबर का। 28 नंबर का आंसर दीजिए कि कौन सा पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है। कौन सा पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का मटेरियल का क्या उदाहरण है? कौन? 28 का ए मैग्नेटाइट। कौन सा सही हो जाएगा? ए मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट फेरोमैग्नेटिक पदार्थ मटेरियल का उदाहरण है। 28 का ए सही हो जाएगा। 29 निम्न में से कौन से पदार्थ डायमैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण है? 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से पदार्थ डायमैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण है? 29 नंबर का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो 29 नंबर का आंसर दीजिए कि कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए। 29 का आंसर ए हो जाएगा। कौन? नमक। क्या होगा? नमक डायमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए नमक। नमक डायमैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है। तो 29 का कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया। 29 का ए। चलिए हल करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी पार्ट वन का अंतिम क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन। चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया था? चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने और क्यों किया? ऑप्शन ए वैज्ञानिकों ने शोध कार्य हेतु, ऑप्शन बी नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु, ऑप्शन सी पुरातत्वविद खनन कार्य हेतु। पुरातत्वविदों ने खनन कार्य हेतु। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन और ये पार्ट वन का अंतिम क्वेश्चन जो है वो है कि चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया? तो आपको पता है कि नाविकों ने एक चुंबक के खोज किए जो लोडस्टोन के नाम से जाना जाता था। तो लोडस्टोन का प्रयोग किया गया, किस लिए? नाविकों ने दिशा का ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम उपयोग किया। चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया?
तो चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग नाविकों ने किया। किस लिए किया? दिशा का ज्ञान करने हेतु। दिशा ज्ञात करने हेतु नाविकों ने लोडस्टोन का प्रयोग किया, जो एक विशेष दिशा में क्या करता था? ठहरता था। 31 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की दो सामर्थ्य होती है। यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों की दो सामर्थ्य होती हैं। क्या होती हैं? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी विपरीत, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी बराबर। तो कमेंट करिए, कमेंट में बताएं आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो कमेंट में लिखें अपना आंसर। 31 नंबर कि चुंबक के दोनों ध्रुवों की दो सामर्थ्य होती हैं, वो आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं कि कम होती हैं कि विपरीत होती हैं कि अधिक होती हैं? तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 का कौन सा हो जाएगा? डी। यानी चुंबक के दोनों ध्रुव की दो सामर्थ्य होती हैं जो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चलिए, तो 31 का कौन सा आंसर सही हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक टेस्ला बराबर कितना होता है? 32 नंबर क्वेश्चन, एक टेस्ला बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 1 वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन बी 1000 वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 100 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 32 नंबर क्वेश्चन, एक टेस्ला बराबर कितना होता है? आंसर दीजिए। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? तो आपको मालूम होता है कि एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी। यानी एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मोटरों में, ऑप्शन बी विद्युत घंटी में, ऑप्शन सी सेलों में, ऑप्शन डी मापन उपकरणों में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको समझना है, समझ करके क्वेश्चन को बाकायदे आपको आंसर देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सोलेनाइड का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है? तो मोटरों में सोलेनाइड का प्रयोग किया जाता है, विद्युत घंटी जो होती है उसमें भी सोलेनाइड का प्रयोग किया जाता है, और मापन उपकरण यानी मेजरिंग इक्विपमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी क्या किया जाता है? सोलेनाइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेलों में सोलेनाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आपको 33 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। सेलों में सोलेनाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन, एकदम वीवीआई कर लीजिए इसको कि निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नरम लोहा, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी अल्निको। तो 34 नंबर का आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो जो नरम लोहा है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का ए सही हो जाएगा। 34 का ए, यानी नरम लोहा कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो 34 का आंसर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है? 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है?
ऑप्शन ए रिलेटिविटी, ऑप्शन बी रिटेंटिविटी, ऑप्शन सी ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी 35 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। जो सही बताएंगे वो 1 नंबर ले जाएंगे, वरना जो गलत आंसर बताएंगे उनका 1 नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो सही आंसर बता करके आपको क्या करना है, 1 नंबर ले करके एग्ज़ाम को क्या करना है, पास कर जाना है। 1 नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक नंबर बोला जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक नंबर को हमें बड़ी केयरफुली तरीके से एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके एक एक नंबर को हमें जुटाना है। ठीक, तो 35 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो जो चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता होती है रिटेंटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रिटेंटिविटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 का बी, 35 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन। ऐसा पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल क्या बनाने में किया जा सकता है। ऐसा पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल क्या बनाने में किया जा सकता है। ऑप्शन ए परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन बी अस्थाई मैग्नेट, ऑप्शन सी डाई मैग्नेट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेट। 36 नंबर का आंसर दीजिए कि ऐसा पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है इनका इस्तेमाल क्या बनाने में किया जाता है। तो 36 नंबर का आंसर आप लोग दे दीजिए कि क्या होगा। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। जिसका उच्च अवरोधन होता है और उनका इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जा सकता है। यानी जिस पदार्थ का उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट बनाने में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्या हुआ, ए। यानी उच्च अवरोधन वाला पदार्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन से पदार्थ को एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। 37 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फेराइट, ऑप्शन बी राट आयरन, ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन डी एल्निको। तो 37 नंबर का आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कहा जाता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 का आंसर डी एल्निको। एल्निको पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी डी नंबर जो है एल्निको अस्थायी चुंबक बनाने के लिए काफ़ी पसंद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन। अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत उपकरणों में, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी सभी। तो अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल किस में बनाने में, मोटर। अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल मोटर में
प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी, जहाँ पे अस्थाई चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन। पर्म एलाय का मुख्य भाग क्या है? पर्म एलाय का मुख्य भाग क्या है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी स्टील। तो आप लोगों से 39 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया कि पर्म एलाय का मुख्य भाग क्या है। तो पर्म एलाय का मुख्य भाग आपको पता होना चाहिए कि जो निकिल है, निकिल पर्म एलाय का मुख्य भाग है। 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39 का आंसर सी हो जाएगा, जो निकिल है पर्म एलाय का मुख्य भाग होता है। 39 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? ऑप्शन ए इसके इलेक्ट्रॉन की घूमने की चाल। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है। तो आपसे आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन की घूमने की चाल। ऑप्शन बी दिया है इसकी स्पेस किरणें। ऑप्शन सी दिया है पृथ्वी के कारण। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि चुंबक में चुंबकीय बल का कारण, मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की चाल के कारण मैग्नेट में चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए। 40 का आंसर ए। चुंबक में चुंबकीय बल का कारण इसके इलेक्ट्रॉन के घूमने की चाल होती है। चलिए, तो 40 का आंसर हो जाएगा ए। 40 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय कीपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चुंबकीय कीपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है चुंबक की रेखाओं की दिशा बदलने के लिए, यानी चुंबकीय रेखाओं की दिशा बदलने के लिए। ऑप्शन बी दिया है फ्लक्स को एम्पलीफायर करने के लिए। ऑप्शन सी दिया है चुंबकीय आवेश को परिरक्षित करने के लिए। ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या होगा आंसर 41 नंबर का, कि चुंबकीय कीपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है भाई? तो चुंबकीय कीपर का आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय कीपर का उपयोग चुंबकीय आवेश को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। यानी 41 का क्या हो जाएगा? 41 का सी। 41 का सी हो जाएगा आंसर, कि चुंबकीय कीपर का इस्तेमाल चुंबकीय आवेश को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न में से किसमें कार्क का स्क्रू नियम प्रयोग किया गया है? 42 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि निम्न में से किसमें कार्क का स्क्रू नियम प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए दिया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन बी ईएमएफ की दिशा। ऑप्शन सी करंट की दिशा। ऑप्शन डी घूर्णन की दिशा। तो 42 नंबर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कि कौन निम्न में से किसमें कार्क का स्क्रू नियम प्रयोग किया गया है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। 42 का क्या हो जाएगा? ए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर। तो 42 नंबर का आंसर आपको पता चल गया ना कि 42 का क्या होगा? ए होगा। 42 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर। एक चुंबकीय संपर्क किसके द्वारा संचालित किया जाता है? 43 का आंसर दीजिए कि 43 नंबर,
एक चुंबकीय संपर्क किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए कुंडली, ऑप्शन बी योक, ऑप्शन सी आर्मेचर, ऑप्शन डी एक स्विच। तो 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का आंसर आपको लोगों को पता होना चाहिए कि एक चुंबकीय संपर्क किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो एक चुंबकीय संपर्क कुंडली के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? कुंडली के द्वारा। ठीक, क्या हो जाएगा? 43 का भी आंसर ए हो जाएगा, यानी एक चुंबकीय संपर्क कुंडली के द्वारा संचालित किया जाता है। 43 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर, गिलबर्ट। गिलबर्ट किसकी इकाई है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि सीधा आपके सीबीटी एग्जाम में छपने वाला है। जो आपके सीधा सीबीटी एग्जाम में छपने वाला है गिलबर्ट। गिलबर्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दिया है ईएमएफ, ऑप्शन बी दिया है एमएमएफ, ऑप्शन सी दिया है विद्युतशीलता, ऑप्शन डी दिया है चालकत्व। अब आपको बताना होगा कि गिलबर्ट किसकी इकाई है। तो 44 नंबर का आंसर दीजिए कि गिलबर्ट किसकी इकाई है। तो जैसा कि आपको पता है कि एमएमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का यूनिट है कौन? गिलबर्ट। तो आपका 44 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी एमएमएफ का मात्रक होता है गिलबर्ट। एमएमएफ का मात्रक गिलबर्ट होता है। ऑप्शन बी सही है, 44 का बी सही है। एमएमएफ का मात्रक होता है गिलबर्ट। चुंबकीय वाहक बल, ठीक, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का मात्रक होता है गिलबर्ट। क्या होता है? गिलबर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि कौन सा आंसर सही और कौन सा आंसर गलत हो रहा है। गलत सही जो भी है आप कमेंट को चलाते रहें, कमेंट करते रहेंगे, हमारा भी क्या उत्साहवर्धन होता रहेगा कि नहीं हम भी कुछ मोटिवेट हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में सीधे छपने वाला होगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है? ऑप्शन ए प्रेरकत्व, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी प्रवाहकत्व, ऑप्शन डी रिलक्टेंस। 45 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। 45 नंबर का आंसर दीजिए कि पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है। तो बहुत ही बढ़िया। अब मैं आशा करता हूँ कि जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन के छात्र देख रहे हैं ये वीडियो और 45 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 90% बच्चे आंसर सही दिए होंगे कि पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है। तो 45 का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है प्रेरकत्व, ऑप्शन बी दिया है प्रतिरोध, ऑप्शन सी दिया है प्रवाहकत्व, ऑप्शन डी दिया है रिलक्टेंस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। तो पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है? तो वह जो गुण है रिलक्टेंस है। क्या है? रिलक्टेंस। 45 का आंसर डी हो जाएगा, रिलक्टेंस। ठीक, रिलक्टेंस जैसा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। ठीक ना? 45 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। रिलक्टेंस चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है अर्थात विरोध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, एक वेबर किसके बराबर होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम हुबहू छपने वाला क्वेश्चन, आपके सीबीटी एग्जाम में हुबहू छपने वाला क्वेश्चन जो है कि एक वेबर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए दिया है 10 के पावर 21 लाइन, ऑप्शन बी दिया है 10 के पावर 12 लाइन,
ऑप्शन सी दिया है 10 के पावर 8 लाइन, ऑप्शन डी दिया है 10 के पावर 6 लाइन। तो एक वेबर किसके बराबर होता है? एक वेबर आपको पता होना चाहिए कि एक वेबर 10 की पावर 8 लाइन के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वेबर किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर 8 लाइन। यानी एक मैग्नेटिक सर्किट में चाहे एक मैग्नेट के एन पोल से एस पोल की तरफ जितनी भी लाइनें यानी 10 के पावर 8 लाइन यानी 10 की पावर 8 घात लाइन निकलेंगी, इतने बराबर लाइनें निकलेंगी तो एक वेबर होगा। इसका मतलब समझ गए आप? एन और एस की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं उन बल रेखाओं की संख्या 10 के पावर 8 हो गए, यानी प्रत्येक 10 के पावर 8 लाइन होगा तो यानी एक वेबर के बराबर होगा। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कि एक वेबर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 8 लाइन के बराबर होता है एक वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 46 का आंसर आपको पता चल गया। 46 का आंसर क्या होगा? सी। 46 का आंसर सी होगा। 10 के पावर 8 लाइन एक वेबर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, परमियंस किसके समान होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमियंस किसके समान होता है। ऑप्शन ए दिया है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी दिया है कंडक्टेंस, ऑप्शन सी दिया है इंडक्टेंस, ऑप्शन डी दिया है कैपेसिटेंस। तो 47 नंबर का आंसर दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कमेंट को चला नहीं रहे हैं आप लोग, कमेंट से भाग रहे हैं कि कोई कहेगा कि मेरा कितना सही है, कोई कहेगा कि अरे इतना में इतना क्यों, इतना कमज़ोर। अपनी कमज़ोरी छुपाना नहीं है। अगर जो अपनी कमज़ोरी को छुपाया हुआ आगे बढ़ नहीं सकता, तो जो भी कमज़ोरी है उस पर क्या करना है? वर्क करना है। तो एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार में पक्का सही होगा। एकदम अवश्य बता रहे हैं कि आपसे प्रत्येक क्वेश्चन एकदम सही होंगे। तो आपको एक नंबर लेना है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में थ्योरी आपकी मेन है। थ्योरी से ही अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो परमियंस किसके समान होता है? तो परमियंस होता है कंडक्टेंस के समान। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? परमियंस होता है। 47 का आंसर बी। 47 क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? क्वेश्चन मार्क दे दिया कि निर्वात, 48 नंबर क्वेश्चन कि निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 0.5, ऑप्शन डी दिया है अनंत। तो 48 का आंसर आपका क्या होगा? निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 0। 48 का ए सही है, 0 लिया जाता है। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान 0 प्रकार लिया जाता है, यानी 0 लिया जाता है। किस प्रकार से लिया जाता है? 0 से लिया जाता है। ठीक है ना? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 49 नंबर, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व क्या कहलाता है? वाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इलास्टेंस, ऑप्शन बी अवशिष्ट चुंबकत्व, ऑप्शन सी कंडक्टेंस, ऑप्शन डी एडमिटेंस। 49 नंबर का आंसर दीजिए कि वाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व क्या कहलाता है? तो शेष चुंबकत्व आपको अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। 49 का बी। 49 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हल करते हैं।
निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी टंटालम। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सीबीटी एग्जाम में सीधे सीधे आने वाला है। तो निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंटालम। क्या हो जाएगा? टंटालम पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। यानी 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 50 का आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन कि निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ यानी क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ निकिल है। कौन सा है? निकिल। निकिल धातु जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। तो 51 क्या आ जाएगा? 51 का आंसर बी। 51 का बी सही हो जाएगा। तो निकिल क्या है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक ना? 51 नंबर का आंसर क्या हुआ? बी निकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 52 नंबर। 52 नंबर का आंसर दीजिए कि चुंबक द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? चुंबक द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन सी एंटी फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन डी डायमैग्नेटिक। तो 52 नंबर का आंसर दीजिए कि चुंबक द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? 52 नंबर का आंसर। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा का मतलब आ गया फेरोमैग्नेटिक। कौन सा आ गया? फेरोमैग्नेटिक। एफ से मतलब फास्ट, एफ फेरोमैग्नेटिक में एफ पहले आ रहा है, इसका मतलब फास्ट। तो चुंबक द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो फेरोमैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। किसका? 52 का ए सही है, फेरोमैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 53 नंबर का आंसर दीजिए कि कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा कौन? तांबा। 53 का सी। 53 का आंसर हो जाएगा सी। तांबा पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ का एक उदाहरण है। 53 का हो जाएगा सी। 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। पैरा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। 54 नंबर। पैरा चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित, ऑप्शन बी है द्विचुंबकीय पदार्थ के समान होते हैं, ऑप्शन सी चुंबक द्वारा हल्के से विकसित, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, चुंबक द्वारा हल्का ऐसे नहीं है, हल्के से है, हल्का सा चाहे हल्के से विकसित, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक ना? तो उसको आप लोग समझ जाइएगा कि पैरा चुंबकीय पदार्थ होते हैं
चुंबक द्वारा हल्के से विकसित होते हैं। ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो 54 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कि पैराचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं। 54 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? ए सही है। पैराचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के से आकर्षित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, एक फैराडे किसके बराबर होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड कहा जाए तो। एक फैराडे किसके बराबर होता है? बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एक फैराडे किसके बराबर होता है? 55 नंबर का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1.50 कूलाम। ऑप्शन बी दिया है 96,500 कूलाम। ऑप्शन सी दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलाम। ऑप्शन डी दिया है 1.8 गुणे 10 के पावर 38 कूलाम। तो 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है? 96,500 कूलाम बराबर एक फैराडे होता है। 55 का आंसर हो जाएगा बी। 55 का बी हो जाएगा, 96,500 कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए धारा सिद्धांत पर। ऑप्शन बी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो 56 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 56 का आंसर दीजिए। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम आधारित है। तो 56 का हो जाएगा आंसर सी। 56 का क्या होगा? 56 का आंसर सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? 57 नंबर, खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? तो 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है 1 से ज़्यादा। ऑप्शन बी 1 से कम। ऑप्शन सी 1 के बराबर। ऑप्शन डी 0। तो 57 नंबर का आंसर दीजिए कि खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है? तो खाली स्थान की सापेक्ष विद्युतशीलता 1 के बराबर होती है। क्या होती है? 1 के बराबर होती है। 57 का सी। 57 का सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है हेलिक्स नियम। ऑप्शन बी दिया है राइट हैंड ग्रिप नियम। ऑप्शन सी दिया है लेंज का नियम। ऑप्शन डी दिया है फैराडे का नियम। 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है हेलिक्स नियम। ऑप्शन बी दिया है राइट हैंड ग्रिप नियम। ऑप्शन सी दिया है लेंज का नियम। ऑप्शन डी दिया है फैराडे का नियम। तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए राइट हैंड ग्रिप नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 58 का बी, राइट हैंड ग्रिप नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
59 नंबर क्वेश्चन है, BH कर्व में हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल क्या रिप्रेजेंट करता है? BH कर्व में हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए एनर्जी गेन, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी एनर्जी लॉस, ऑप्शन डी कैपेसिटेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। BH कर्व हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक सही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए, BH कर्व में हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? एनर्जी लॉस। किसको? एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है BH कर्व। तो 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। BH कर्व में हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो 59 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैग्नेट चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर, AC चुंबकें लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाया जाता है? AC चुंबकें लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाई जाती हैं? ऑप्शन ए ताप प्रभाव को घटाने के लिए, ऑप्शन बी बेहतर इंडक्शन के लिए, ऑप्शन सी ऐसी दशा DC के प्रयोग के लिए, ऑप्शन डी लागत को कम करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 60 नंबर। तो 60 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज का अंतिम क्वेश्चन है जो है कि AC चुंबकें लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाई जाती हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि AC चुंबकें लेमिनेटेड लोहे से क्यों बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए दिया है ताप प्रभाव को घटाने के लिए, ऑप्शन बी दिया है बेहतर इंडक्शन के लिए, ऑप्शन सी दिया है AC तथा DC के प्रयोग के लिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है सी ऑप्शन में। ठीक ना? सी ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। तो AC तथा DC के प्रयोग के लिए, और ऑप्शन डी दिया है लागत को कम करने के लिए। तो 60 का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि AC चुंबकें ताप प्रभाव को घटाने के लिए लेमिनेटेड बनाई जाती हैं। AC चुंबकें लेमिनेटेड लोहे से इसलिए बनाई जाती हैं कि ताप प्रभाव को घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 60 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन चुंबकत्व चैप्टर का। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप आगे शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, जिससे ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंच सके, और जो CBT एग्ज़ाम की तैयारी में हैं उनको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो और वो भी CBT एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। धन्यवाद।